ये देखिए जी, आज हम आए हुए हैं पलवल। ये पवन सैनी हैं भाई, इनकी नर्सरी पे। और पवन भाई थोड़ा सा खुद ही परिचय देंगे अपनी नर्सरी के बारे में पहले तो, और खुद के बारे में। नमस्कार सभी भाइयों को। मेरा नाम पवन सैनी है और मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल हरियाणा से हूँ। दोस्तों, मैंने जो नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट की ग्रेप्स की वैरायटियाँ उनके मदर प्लांट के तौर पे लगाए हुए हैं। ज़्यादातर वैरायटी हमारे पास नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट की हैं। रेड फ्लेम हो, ब्यूटी हो, चाहे पल्लेट हो, या फिर ICR की वैरायटी, पूसा की जो वैरायटियाँ हैं न्यू दिल्ली की, वो भी हमारे पास हैं। दोस्तों, अंगूर एक ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्रॉप है। उसको कैसे उगाया जाए ये हम अपनी नर्सरी पे आने वाले सभी फार्मर को और व्यूवर्स को हम बताते हैं कि कैसे अच्छे से अच्छी पौध तैयार करें, कैसे हम फल तैयार करें। ये एक तरीका है अंगूर को उगाने का, वो जानना ज़रूरी है लोगों को। तो हमारी जो नर्सरी है वो लोगों को, फार्मर को शिक्षित भी करती है कि कैसे हमें अच्छे से अच्छी बागवानी करनी है और अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता के जो पौधे हैं, प्लांट हैं, मटेरियल है, वो हम प्रोवाइड भी करते हैं, चाहे साइंस स्टिक के तौर पे, चाहे रूटेड प्लांट के तौर पे। तो एक दो इश्यूज रहते हैं पवन जी, जैसे मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ और मेरे साथ भी ये इश्यूज रहे हैं। एक तो जो बीज है अंगूर में वो बनता है अपने यहाँ पे, और दूसरा है ना, जो इवननेस नहीं आती पकने में। कभी कोई अंगूर पकता है, कभी कोई अंगूर पकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे नॉर्थ इंडिया के जो फार्मर हैं या जो भी कल्टीवेटर लगाते हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं, उनको अंगूर की प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि अंगूर को कैसे हमें हार्वेस्टिंग करना है। सबसे बड़ा इशू ये है कि लगा तो लेते हैं परंतु उसको कैसे मैनेज करें वो जानकारी नहीं है। तो उसकी जानकारी अगर प्रॉपर होगी तो हम बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता के जो अंगूर हैं वो उगा पाएंगे। तो रही बात बीज की, तो पूरी दुनिया में लगभग दो प्रकार की अंगूर की वैरायटियां होती हैं। एक होती है सीडेड वैरायटी और एक होती है सीडलेस वैरायटी। अगर सीडेड की बात करें तो सीडेड में दो प्रकार से हम उगाते हैं अंगूर को। एक होता है कि वाइन के तौर पे उगाना और एक होता है मुनक्खा के तौर पे उगाना। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, वाइन जो अंगूर से शराब बनती है, जूस बनता है, उसके तौर की वैरायटियां हैं बहुत सारी, जैसे पूसा नवरंग या मेडिका वैरायटी, जो सीडेड वैरायटी है और बीज वाली वैरायटी है। उसी प्रकार से एक वैरायटी है जो सीडेड है, जिसका नाम है पूसा स्वर्णिका, जो सीडेड वैरायटी है और मुनक्खा के मतलब की वैरायटी है। खा भी सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है। दोस्तों, ये एक हो गया सीडेड वैरायटियों का प्रकार। दूसरा होता है सीडलेस वैरायटियों का। अब मैं आपको बता दूं, सीडलेस वैरायटियों में भी दो वैरायटी होती हैं। एक होती है रूडिमेंट्री सीड्स और एक होती है प्योर सीडलेस। तो प्योर सीडलेस वैरायटियां पूरी दुनिया में बहुत ही कम है, गिनी चुनी वैरायटियां, अभी रिसर्च चल रही है। अब रूडिमेंट्री सीड्स कौन सी होती हैं? रूडिमेंट्री सीड्स उसे बोलते हैं जो खोखले बीज होते हैं, बहुत हल्का बीज होता है अंगूर के अंदर। उसमें हमें GA3 हार्मोन का उपयोग करना होता है उस बीज को हटाने के लिए। तो हमारे फार्मर जो हैं उनको पता ही नहीं कि कब किस स्टेज पे उस GA3 हार्मोन का उपयोग करना है। अगर सही समय पे, सही तरीके से, सही मात्रा में GA3 का उपयोग करा जाए तो जो रूडिमेंट्री सीड्स है, जो खोखला बीज है, सॉफ्ट सीड है, उसको हटाया जा सकता है। तो अगर सही तरीके से करेंगे तो सीडलेस प्राप्त होंगे, या फिर आप बिल्कुल प्योर 100% सीडलेस वैरायटियां लगाएं जो जिनमें हार्मोन की, GA3 की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी वैरायटी हमारे पास मांजरी नवीन है, मांजरी किशमिश है। तो इन वैरायटियों को आप लगाएं तो आपके बीज मिलेगा ही नहीं, आपको GA3 करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी वैरायटियां भी अब धीरे धीरे जो इंस्टीट्यूट है पूरी दुनिया में, जो ब्रीडर हैं, वो बना रहे हैं, ताकि ये झंझट रहे ना कि बीज क्यों बनता है। बीज बनता है, हर वैरायटी में बनता है, बस GA3 सही से यूज कीजिए और सीडलेस प्रकार के अंगूर पाइए। तो दूसरा है ना, एक क्वेश्चन मेरा ये है पवन जी, जैसे कि हमने कोई ऐसा प्रोटोटाइप, जैसे कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा वीडियो आपने तैयार किया हो जिसमें आप कौन से मंथ में, कौन से वीक में कौन सी चीज़ हमें डालनी है, ऐसा कुछ आपने किया हुआ है क्या अभी? जैसे कि अंगूर की जो वीडियो है शुरुआत से लेकर और हार्वेस्टिंग तक, और डिजीज है, पेस्ट मैनेजमेंट है, तो हम कंटिन्यूसली बनाते हैं। और एक अच्छा सुझाव है कि एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाए जिसमें शुरू से लेकर, जहां पर हम पौधे लगाने से लेकर और हार्वेस्टिंग तक लोगों को बता सकें कि कैसे मैनेजमेंट होता है अंगूर का। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी प्लेलिस्ट आप बना सकते हो तो। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं अंगूर में। एक तो यही इश्यू होता है कि वो टाइम पे, दूसरा ये सर्दियों में जो अंगूर आता है हमारे पास, क्या ये भी है आपके पास?
सर्दियों में जो अंगूर आता है तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा वो 2 जगह से आता है। एक आता है सांगली, जो महाराष्ट्र में है। सांगली जो डिस्ट्रिक्ट है वो नासिक से भी थोड़ा गर्म डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर तापमान गर्म होने की वजह से अंगूर की फसल को पहले लिया जाता है। जबकि उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो सर्दियों का जो समय है वो लंबा है। दिसंबर से स्टार्ट होती हैं सर्दियां और 15 फरवरी तक सर्दियां जाती हैं, कई बार फरवरी लास्ट तक भी जाती हैं, आप सभी को पता है। तो अंगूर जो है वो 18 डिग्री से ऊपर का तापमान पसंद करता है। अगर उससे नीचे अगर तापमान जैसे ही जाएगा तो पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे, लाल पड़ने चालू हो जाएंगे, यानी उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो उत्तर भारत की जो क्लाइमेट है उसमें अंगूर मई से लेकर जून में पकते हैं। तो हमें ना तो महाराष्ट्र से, ना आंध्रा से, ना कर्नाटक बीजापुर के जो क्षेत्र हैं अंगूर उत्पादक, उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। अंगूर तो कश्मीर के गांदरबल में भी होता है, आप देख सकते हैं बागवानी विभाग की साइटों पर। वहाँ की वैरायटियाँ जो हैं वो अफगान की वैरायटियाँ हैं, जिसमें जो लेट पकती हैं जाकर सितंबर तक पकती हैं। यानी क्लाइमेट के हिसाब से फसल जो क्रॉप है वो अपना समय निर्धारित करती है, उसको हम निर्धारित नहीं करते हैं। तो सांगली डिस्ट्रिक्ट में गर्म मौसम होने की वजह से वहाँ पर प्रूनिंग जुलाई से लेकर अगस्त में होती है, इस वजह से दिसंबर में फसल तैयार हो जाती है। नासिक में जो प्रूनिंग है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होती है और फसल तैयार होती है फरवरी में, जो अब बाद में आएगी। ठीक है पवन जी, मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है इस बारे में, जैसे कि जो अंगूर है क्या इसको हम ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में भी उगा सकते हैं क्या? कुछ वैरायटियां हैं जिनको ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में उगाया जा सकता है। जैसे ग्रीन हाउस से मेरा मतलब है शेड नेट हाउस से, जिसमें शेड के लिए। शेड नेट हाउस में नहीं उगा सकते क्योंकि अंगूर को प्रॉपर धूप की जरूरत है, बल्कि इसको हम ग्रीन हाउस में उगा सकते हैं। जो पॉली हाउस है उसमें उगा सकते हैं, जिसके अंदर हम रेड ग्लोब जैसी वैरायटियां हैं उनको उगा सकते हैं। परंतु पॉली हाउस के अंदर उगाने से कुछ समस्याएं हमको देखने को मिलेंगी, जैसे कि पॉलिनेशन की समस्या, जिसे हमें हैंड पॉलिनेशन से या फिर। ठीक है, तो ये देखिए पवन जी ने यहाँ पे ग्रीन हाउस भी बनाया हुआ है और एक पॉली हाउस भी है इनका, और इनके पास बहुत सारे मदर स्टॉक हैं दोस्तों। ये मैं दिखाता हूँ, ये बेल के मदर स्टॉक हैं इनके पास अंगूर की वाइन के। हर प्लांट पे उसका नाम लिखा हुआ है कि कौन सी वैरायटी। ये पूसा पर्पल सीडलेस है, पूसा आ जाओ दूसरी दिखाओ आप। ये डॉक्टर प्रदीप जी हैं और डॉक्टर राजवीर जी एज यूजुअल, मेरे सारे दोस्त, हमारी पूरी टीम, डॉक्टर अजय, हम सब आज इकट्ठे यहाँ पे आए हुए हैं। ये वैरायटी फ्लेम सीडलेस है, जो नॉर्थ इंडिया की सबसे अच्छी वैरायटियों में से है। रेड कलर की वैरायटी होती है, अंगूर लाल रंग का होता है, गहरे लाल रंग का, जैसे कि जो आग होती है इसलिए इसका फ्लेम बोला गया है। तो रेड फ्लेम, और गर्मी, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज़्यादा मीठा होगा। 22 TSS मार्केट में जो अंगूर आते हैं उनमें TSS 18 से 20 के करीब होता है, जो सबसे मीठे होते हैं। ये उनसे भी मीठी वैरायटी है जिसका 22 तक पहुंचता है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है। पर मैनेजमेंट इसमें आपको करना होगा, जैसे थिनिंग करनी होती है, कैंची से दाने निकालने होंगे और GA3 हार्मोन का उपयोग करना होगा। अगर उपयोग नहीं करते हैं GA3 हार्मोन का तो रूडिमेंट्री सीड्स बनेगा, बहुत हल्का और खोखला। अगर हम खाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये बीज है कि नहीं है। उसको अगर चबाएंगे तो उसके अंदर कोई भी सख्त पदार्थ नहीं निकलेगा, ऐसा इसके अंदर नेचुरली होता है। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है पवन जी, जैसे आप काम कर रहे हो, इतना स्पेशली डिवोटेड काम कर रहे हो अंगूर के प्रति, तो आप है ना एक पूरा चार्ट एक PDF फॉर्मेट में बनाएं, जिसमें हर वैरायटी के बारे में और किस मंथ में कितने से कितने दिन, 1-2 दिन, या कौन सी खाद देनी है, कौन सा हार्मोन देना है, और प्रूनिंग मंथ कौन से हैं। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अंगूर के को लेके थोड़ा सा लोग न्यूट्रल ही हैं, क्योंकि होता है नहीं, फिर लोगों को लगता है क्यों नहीं हुआ। तो पूरी कोशिश की है पवन जी ने, पूरा मैं उनको इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस भी देता हूँ। मैं अपने सभी दर्शकों से बोलता हूं कि जो भी अंगूर से संबंधित कार्य हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द किसानों तक उनके मैनेजमेंट से संबंधित जो भी कार्य हैं शुरू से लेकर आखिर तक, रिटर्न में भी, यानी आपको एक PDF के माध्यम से भी, एक बुक के माध्यम से भी और वीडियो के माध्यम से भी आप तक पहुंचाया जाए और आपको वो जानकारी दी जाए जिसके आप हकदार हो, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के अंगूर उगाने के लिए। दूसरा, क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह हैं और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हैं, फंजीसाइड हैं, ऑर्गेनिक फंजीसाइड, क्या वो भी हम अंगूर में इस्तेमाल कर सकते हैं?
अंगूर में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हैं, चाहे फंगिसाइड हैं या फिर कोई और हार्मोन है, वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु अंगूर एक ऐसी क्रॉप है, मैं अपने दर्शकों से क्लियर कर दूं ये बात कि जिसमें हार्मोन और क्रॉप के मुकाबले ज़्यादा उपयोग होते हैं दोस्तों। और इसमें उनकी मात्रा, उनकी गाढ़ता क्या होगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें थोड़ा भी आगे पीछे हो गया तो उसका आपको परिणाम नहीं मिलेगा हार्मोन का। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे GA3 का बोल रहा था, अगर GA3 पहला हार्मोन अगर आप फ्लावरिंग के तुरंत बाद अगर सही समय पे सही मात्रा में करते हैं तो जो रूडिमेंट्री सीड्स है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर गलत समय हुआ, अगर नहीं कर पाए उसको, अगर अवॉइड कर दिया, 2 दिन भी लेट हो गए, तो क्या होता है कि जो हमारा अंगूर है, दाना है, उसके अंदर वो छोटा सा जो बीज नुमा आकृति है वो बननी चालू हो जाती है और उस पे हार्मोन का कोई उपयोग या फिर कोई भी असर नहीं रहता है। इसलिए समय का बड़ा ही इम्पोर्टेंट है अंगूर में, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी अगर आपको कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है तो समय का खास ध्यान रखें। हाँ, ये रहा कि अंगूर में कौन सी दवाइयाँ, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करनी चाहिए, उनका आप एक चार्ट देख सकते हैं NHB की साइट पे भी या फिर अपने जो बागवानी विभाग है उनकी साइट पे भी, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ, पेस्टिसाइड हैं जिनका असर लंबे समय तक रहता है। तो उन समय को देखते हुए या उनके पीरियड को देखते हुए दवाइयों का सही से सही मात्रा में सही सदुपयोग करें दोस्तों। तो आपकी, क्योंकि जैसे अभी एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम या कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में 1 बेल लगा रहे हैं, 2 बेल लगा रहे हैं, जो खुद के खाने के लिए लगा रहे हैं, टेबल जो वैरायटी है अंगूर की वो लगा रहे हैं। तो उनका उनकी भी या मेरी भी एक इच्छा होती है कि हम केमिकल कम से कम इस्तेमाल करें ताकि हम जो चीज़ खाएं वो केमिकल फ्री हो, उसमें सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये ना हो। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक जब हम ऑर्गेनिक में जाते हैं तो हमें अपनी मानसिकता थोड़ी चेंज करनी होती है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हम अपनी मानसिकता चेंज नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न है कि हमें जो चमक धमक है, जो फल हैं या सब्जियां हैं तो मार्केट में चमक धमक वाले दिखाई देते हैं, वो सब किसी ना किसी हार्मोन की वजह से हैं या इंसेक्टिसाइड की वजह से हैं। तो जब हम ऑर्गेनिक में जाते हैं तो हमें उनको अवॉइड करना पड़ता है। अवॉइड क्या इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर हमें अच्छी क्वालिटी का फल मिल रहा है परंतु उसमें चमक अच्छी नहीं है तो हमें संतोष रखना पड़ेगा कि हाँ ऑर्गेनिक है और ये हमने कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करा, इसमें गुण जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो पहले अपने अंदर से तैयार रहना पड़ेगा ऑर्गेनिक के लिए। बिल्कुल कर सकते हैं, हर दवाई का, हर हार्मोन का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई ना कोई विकल्प है जो ऑर्गेनिक माध्यम से नेचर में भी उपलब्ध है, वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। जैसे कि डोरमेक्स हाइड्रोजन साइनामाइड एक हार्मोन है जो बड ब्रस्ट करने के लिए यानी फुटाव लाने के लिए किया जाता है अंगूर में, उसकी जगह पर हम लहसुन के अर्क का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कई और एग्जाम्पल हैं जिनका हम ऑर्गेनिक तौर पे उपयोग कर सकते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप ऐसे जो अर्क हैं या ये चीज़ें ये भी बताएं साथ के साथ में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके दौरान अलावा जो पवन जी ने लगाए हुए हैं, एक बार मैं आपको क्रॉप फ्लाई व्यू दे देता हूँ। बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे अमरूद लगाया हुआ है और एप्रीकोट लगाया हुआ है, सेब लगाए हुए हैं G9 और ये इन्होंने देखिए काफ़ी अच्छी उषा की ये फावा बीन की वैरायटीज लगाई हुई हैं। G9 केले भी लगाए हुए हैं पूरा अच्छे से। ये अपना एप्रीकॉट। वैसे पवन जी अपनी एक खुद की इनका खुद का चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो मैं आपको जो वीडियो है उसके नीचे मेंशन कर दूंगा चैनल को, तो आप वहां से इनकी वीडियोस देख भी सकते हैं। ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। ये हमारा एप्रीकॉट का प्लांट है जो हॉट क्लाइमेट में हमने लगाया है। ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और स्टेम भी काफ़ी अच्छा है। 3 साल का है और इसमें जो बड हैं वो डेवलप हो चुकी हैं,